morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and on this platform we are learning biology. This session is for class 11 and in class 11 we are about to complete this chapter, that is cell. ठीक है, I think whatever topic I taught you in the previous sessions you are able to understand each and everything. If you do have any problem, as I told you, please write down in the comment box. Then I will just bring one doubt session for you of this lesson. Okay, so today we will complete this session. In the previous session I just told you about the vacuoles. vacuoles के बारे में बता दिया था, ठीक है, कि vacuoles storage sacs होते हैं, storage organelles होते हैं, in which the cell sap is stored. और मैंने ये भी बता दिया था कि जहाँ पे भी sap वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है वाटर में कुछ और भी सब्सटेंसेस अगर आ जाते हैं तो उसको हम क्या बुला सकते हैं, सैप बुला सकते हैं. तो सेल सैप होते हैं. कभी आपने प्लांट सैप सुना होगा, जैसे जितने भी मेल मॉस्किटोज होते हैं, ठीक है, तो जो मेल मॉस्किटोज होते हैं दे फीड ऑन द प्लांट सैप, वो प्लांट के सैप पे अपना फीड करते हैं. लेकिन जो फीमेल मॉस्किटोज होती हैं आपको पता है, ठीक है, मैं तो ऐसे पढ़ाता हूँ कि जो फीमेल मॉस्किटोज होती हैं वो चुड़ैल होती हैं, ठीक है. तो जैसे वो जो है वैम्पायर की तरह होती हैं, ऐसे फीमेल मॉस्किटोज भी क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं. मेल मॉस्किटोज ब्लड को नहीं सक करते, मोस्टली दे फीड ऑन द प्लांट सैप, वो प्लांट के सैप पे फीड करते हैं. आपने देखा होगा जब भी आप गार्डन में वॉक करने जाते हो तो बहुत छोटे छोटे जो मॉस्किटोज होते हैं वो कुछ प्लांट्स पे भी होते हैं, वो आपको बाइट नहीं करते, ठीक है. क्यों? क्योंकि दे फीड ऑन द प्लांट सैप. तो प्लांट सैप का वहाँ पे मतलब क्या हो गया कि प्लांट में जो वाटर है उसमें बहुत सारे केमिकल्स और सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जिसको हम लोग प्लांट सैप बुलाते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, फ्लैजिलम एंड सिलियम. आपने प्रोकैरियोट्स में मैंने आपको बताया था कि फ्लैजिला होती है, ठीक है. फ्लैजिला क्या हम लोग ने एक स्ट्रक्चर देखा था, ठीक. तो आप कहोगे सर ये दो बार क्यों पढ़ रहे हैं, फ्लैजिला वहाँ पे भी पढ़ी थी, फ्लैजिला यहाँ पे भी पढ़ने जा रहे हैं. एक्चुअली यहाँ पे हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं कि फ्लैजिला का अगर हम लोग कोर ऑब्जर्व करें, कोर मतलब उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको देखें तो व्हाट द मतलब सब्सटेंसेस, हाउ द स्ट्रक्चर लुक लाइक, उसके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. फ्लैजिला का जो आउटर स्ट्रक्चर था, जैसे मैंने आपको बताया था, बेसल बॉडी होती है, फिर हुक्स होते हैं और फिलामेंट होते हैं. ये तीन पार्ट आपने डिस्कस किया था और इनका ओरिजिनेशन कैसे होता है ये भी आपने देखा था, ठीक है. तो यहाँ पे भी थोड़ा सा वही है कि ओरिजिनेशन कैसे होता है और इनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है. तो फ्लैजिलम और सिलियम का रोल आपको पता है, सिलिया का ही सिंगुलर फॉर्म है सिलियम, ठीक है, सिलिया और सिलियम, ऐसे ही फ्लैजिला और फ्लैजिलम. सम ऑर्गेनिजम्स आइदर मोटाइल और एल्स हैव मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्टेट्स. मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्टेट्स का मतलब क्या हो गया कि सम ऑर्गेनिजम्स हैव स्पोर्स, ठीक है, उनके पास स्पोर्स होते हैं. स्पोर्स बियर फ्लैजिला, ये जो स्पोर्स होते हैं इनके पास क्या होती है, फ्लैजिला. तो इसी को बोल रहे हैं रिप्रोडक्टिव मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं. आपने जू स्पोर्स सुना होगा, ठीक है, आपने जो प्रीवियस लेसन जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया था जू स्पोर्स. तो जू स्पोर्स एक ऐसे स्पोर्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, दोज है फ्लैजिला. और फ्लैजिला किस में हेल्प करेगी, मोटाइलिटी में, मतलब मूवमेंट में. तो मोटाइलिटी किसकी वजह से होगी, इज ड्यू टू द विप लाइक ऑर्गन दैट इज नोन एज फ्लैजिला. तो याद रखना फ्लैजिला हमेशा किस में हेल्प करेगा, मोटाइलिटी मतलब मूवमेंट में, ठीक है. ईच फ्लैजिलम अराइज फ्रॉम अ बेसल ग्रेन्यूल. आपको पता है कि जो फ्लैजिला होती है वो ऊपर से अटैच नहीं होती. जैसे मान लो ये सरफेस है और सरफेस से ऐसे नहीं अटैच होती, ये ओरिजिनेट होती है साइटोप्लाज्म में एक ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है, विद इन द साइटोप्लाज्म दैट एक्सटेंड थ्रू अ पोर. और ये पोर के थ्रू बाहर की तरफ आ जाती है. समझ में? इसका मतलब जो फ्लैजिलम है वो आउटर सरफेस से केवल अटैच नहीं है, उसका ओरिजिनेशन इंटरनली हो रहा है. कहाँ से, साइटोप्लाज्म से. तो साइटोप्लाज्म एंड एक्सटेंड थ्रू अ पोर फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ उसका ओरिजिनेशन होता है, मतलब वो एक्सटेंड करती है, ठीक है. तो ये तो हो गया फ्लैजिला होती क्या है. अब आ जाओ इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे. जैसे ये डायग्राम अगर आप देखो, आपके बुक में डायग्राम बना होगा, वो एक डायग्राम तो कम समझ में आता है, दूसरा जो डायग्राम है उसी को मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में यहाँ लगा रखा है. एक्चुअली अगर हम एक फ्लैजिला का कोई कोर ऑब्जर्व करें, कोर मतलब जैसे मान लो ये फ्लैजिला है, इसका कोई भी एक कोर, ठीक है, अगर हम उसको इंटरनली देखें, हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वी विल हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर एकदम वैसे ही है जैसे आपके घर में साइकिल होगी, आप सब लोगों ने साइकिल चलाई होगी. साइकिल में आपको पता है स्पोक्स लगे होते हैं, तीलियाँ लगी होती हैं ना, उसके जो टायर होते हैं, जो व्हील होती है उसमें ऐसे ऐसे तीलियाँ लगी होती हैं और बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हब, HUB हब.
कभी आपका, अगर आप रिपेयरिंग वाले के यहाँ गए होगे तो उसने इस वर्ड को यूज़ किया होगा हब, ठीक है, और आपने हब आई थिंक इंग्लिश वर्ड में भी यूज़ किया होगा, साइबर हब, कोई भी चीज़ का हब मतलब वो सेंटर पॉइंट, ठीक है, कहते नहीं कि ये रेस्टोरेंट्स के हब हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे सब सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, मतलब ये सेंटर पॉइंट है, ठीक। तो हब का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर पॉइंट। तो जैसे साइकिल के व्हील में, मतलब पहिए में आपने देखा होगा कि जो स्पोक्स होते हैं, मतलब जो तीलियाँ होती हैं, वो बीच में एक सेंट्रल पोर्शन से अटैच होती हैं, जिसको हम लोग हब बुलाते हैं। एकदम वैसे ही यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। देखो, ये 9 पेयर प्रोटीन होती हैं, ये जो फाइब्रिल्स नाम दिया है, जो फ्लैजिला है वो प्रोटीन के बना होता है, जिसका नाम है फाइब्रिल। तो यहाँ पे जो देख सकते हो आप 9 पेयर्स ऑफ फाइब्रिल, ठीक है, एक एक पेयर में 2-2 फ्लैजिला हैं, ठीक है, सॉरी 2-2 फाइब्रिल हैं, प्रोटीन हैं, और इस तरह से आप काउंट कर सकते हो 9 पेयर्स हैं। इनका जो कनेक्शन होता है ना, ये बीच वाले से ऐसे इस तरह से, जैसे यहाँ पे तीलियों का कनेक्शन हब से होता है, एकदम सेम जो पेरीफेरल प्रोटीन अरेंज होती है। पेरीफेरल मतलब जो आउटर रीजन पे, पेरीफेरल सर्कमफेरेंस पे जो प्रोटीन अरेंज होती है, उसका कनेक्शन किससे होता है, सेंटर प्रोटीन से। और सेंट्रल फाइबर कितनी है, 2, ठीक है, इसीलिए इस अरेंजमेंट को क्या बुलाते हैं हम लोग, 9+2, ठीक है, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज व्हाट, 9+2। क्लियर हो गया। तो 9+2 अरेंजमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला पेरीफेरली लोकेटेड है, और जो 2 है वो कहाँ पे है, सेंटर पे है। समझ में आया, ठीक है। तो सेंटर पे जो है उससे जो 9 है वो कनेक्टेड है, इसीलिए इस अरेंजमेंट को क्या बुलाते हैं हम, 9+2। तो आपको केवल 2 चीज़ों पे फोकस करो, हब पे मतलब सेंटर पॉइंट पे 2 प्रोटीन प्रेजेंट है, उनका कनेक्शन जो पेरीफेरल प्रोटीन है उनसे है। अब देखो, जैसे जैसे हब मूव करेगा, जिस तरह से साइकिल के पहिए में जो सेंटर पॉइंट होता है, जब वो मूव करता है तो उसी के अकॉर्डिंग उसके जो स्पोक्स मूव करते हैं। स्पोक्स मतलब तीलियाँ, जैसे जैसे तीलियाँ मूव करती हैं वैसे वैसे वो व्हील भी मूव करता है। अब आप समझ सकते हो कि जो फ्लैजिला में जो मूवमेंट होती है उसके लिए कैसे, मतलब वो मूवमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है, ये सारी प्रोटीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि साइकिल के पहिए को अपने दिमाग में लेके आओ कि साइकिल के पहिए में जो सेंटर पॉइंट है वो हब है, उसके बाद जितनी भी तीलियाँ लगी हुई हैं वो जान लो स्पोक्स हैं। एकदम वैसे ही यहाँ पे ये अरेंजमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। अब इसको एक बार देख लो, थेरेटिकल स्टडीज़ विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे स्टडी की, किसकी, फ्लैजिला की या सिलियम की, हैव शोन दैट फ्लैजिलम इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जब इंटरनल स्ट्रक्चर हमने देखा तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है विद सेंट्रल फाइब्रिल, एक सेंट्रल फाइब्रिल है, अभी मैंने बताया सेंट्रल फाइब्रिल एकदम साइकिल के हब की तरह, सराउंडेड बाई अ रिंग ऑफ 9 डबल फाइब्रिल्स, ठीक है। और वो किससे सराउंडेड है, 9 डबल फाइब्रिल से, डबल है ना, ठीक है, 9 तो है लेकिन सब में डबल डबल है। दिस इज सो कॉल्ड 9+2 फ्लैजिलर स्ट्रक्चर। इसी टाइप की अरेंजमेंट को चाहे तुम 9+2 अरेंजमेंट बोलो, चाहे तुम बोलो 9+2 फ्लैजिलर स्ट्रक्चर, इज़ फाउंड थ्रू आउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर उनके पास फ्लैजिला है तो ये स्ट्रक्चर, इस तरह की अरेंजमेंट उनको मिलेगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आल्सो हैव रिवील, समझ में आ गया ना, ठीक है, कि फ्लैजिलम क्या है, मूवमेंट में हेल्प करेगा। फ्लैजिलम का इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो हमें 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। 9 क्या है, फाइब्रिल्स हैं, प्रोटीन है, पेरीफेरली अरेंज है और डबल है, और जो सेंटर है वो क्या है, सेंट्रल फाइब्रिल है, वो भी एक प्रोटीन है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं रेडियल स्पोक्स से, ठीक है, जो रेडियल स्पोक्स निकले होते हैं उससे वो कनेक्टेड होते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो, फ्लैजिला 2 तरह की होती है, अगर आप डायग्राम पे ध्यान दो तो दोनों टाइप की फ्लैजिला में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। इस फ्लैजिला में अगर आप देख रहे हो तो इसमें कुछ हेयर लाइक ऐसे आउटग्रोथ आ गई है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेंसल। ऐसी टाइप की फ्लैजिला को क्या बुलाते हैं, टेंसल फ्लैजिला। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई हेयर लाइक ग्रोथ नहीं है, तो जान लो वो क्या है, विप्लैश है। जैसे हमारे स्किन पे हेयर्स होते हैं, समझ में आया, ठीक है। अगर ये ऐसे याद करो, अगर ये हेयर्स प्रेजेंट है तो किस टाइप का है, टेंसल। अगर हमने हेयर को रिमूव कर दिया तो ये जान लो क्या है, विप्लैश है। क्लियर है। तो इस तरह से कितने टाइप की फ्लैजिला होती है, 2 टाइप की फ्लैजिला होती है, एक विप्लैश और दूसरी टेंसल। क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार मैं और डायग्राम बता दे रहा हूँ आपको कि ये जो कोर का स्ट्रक्चर है वो कैसे है। आउटर मीडियम, जितना भी पेरीफेरल पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है ही है, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स अरेंज हैं, किस फॉर्म में, 9 पेयर्स हैं, और ये 9 में 2 हैं, डबल है, ठीक है। और ये प्रोटीन जो सेंट्रल प्रोटीन है उससे अटैच होती हैं,
सेंट्रल प्रोटीन से क्या होती हैं, अटैच होती हैं रेडियल स्पोक से, इसको बोलते हैं रेडियल स्पोक्स, ठीक है, रेडियल स्पोक से क्या होती हैं, अटैच होती हैं। समझ में आ गई होगी बात। जैसे मैंने बताया, इसीलिए मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया, क्योंकि देखो बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो थोड़ा से कम समझ में आते हैं। जब आप इसी पार्ट को अपने एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना ऐसे ही, तो आपको बहुत क्लियर नहीं होगा, बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगा। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया ना, साइकिल के पहिए की तरह एकदम अगर उसको याद करके उसको समझ के देखोगे तो कन्फर्म है आपको बहुत स्मूथली समझ में आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये बात समझ में आगे होगी फ्लैजिला और सिलियम की। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सिलियम आपको पता है कई सारे अरेंज होते हैं, फ्लैजिला के नंबर्स लिमिटेड होते हैं, ठीक है। सिलियम जो होती है वो पूरे बॉडी पे स्प्रेड हो सकती है, स्कैटर्ड हो सकती है, लेकिन फ्लैजिला जो है वो एक जगह हो सकती है। ये डिफरेंस होता है फ्लैजिलम और सिलियम में। अब नेक्स्ट ऑर्गेनल पे आ जाओ, सेंट्रोजोम, ठीक। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। कभी कभी हम स्टूडेंट सोचते हैं कि सेंट्रियोल सेंट्रोजोम, देखो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनल है जिसमें कितने सेंट्रियोल होते हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर द सेम, ठीक है। बस वी यूज द मतलब ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज सेंट्रोजोम विच हैव 2 स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज सेंट्रियोल, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्या बुलाते हैं, सेंट्रियोल बुलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप सेंट्रियोल को देख लो। देखो whenever after this chapter we will start cell division, इसी चैप्टर के बाद हम लोग सेल डिवीजन स्टार्ट कर देंगे। while studying cell division you will be able to observe कि how the chromosomes divide। आपको मैंने इस चैप्टर में बताया कि जो क्रोमैटिन मतलब जो रेटिकुलम होता है, ठीक है, वो पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर बाद में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ओपन होने लगता है जिसको हम क्रोमोसोम्स बुलाते हैं। जब क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है ना, तो क्रोमोसोम को पुल करने के लिए, खींचने के लिए, जैसे मान लो आपने टग ऑफ वॉर देखी होगी, टग ऑफ वॉर देखी है ना। टग ऑफ वॉर में क्या होता है, जैसे मान लो ये पेन है, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हो गए, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हो गए और खींच रहे हैं। जैसे मान लो एक फ्रेंड है, उसके 3 फ्रेंड हैं, ठीक है। एक फ्रेंड यहाँ खड़ा हो गया, एक फ्रेंड यहाँ खड़ा हो गया, एक फ्रेंड यहाँ बीच में है। इधर वाला फ्रेंड जो है वो अपने फ्रेंड को बोला है तुम मेरे साथ चलो, इधर वाला फ्रेंड कर रहा है तुम मेरे साथ चलो। दोनों ने उसके एक एक हाथ को पकड़ लिया है। समझ में आ गई बात, ठीक है। दोनों ने उसके एक एक हाथ को पकड़ लिया है और क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो होगा क्या, वैसे तो फ्रेंड तो डिवाइड होगा नहीं कि चलो हाफ तुम ले जाओ हाफ तुम ले जाओ, ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्रोमोसोम्स के केस में या कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा तो उसके केस में ये पॉसिबल है कि वो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाए अगर उसको पुल करेंगे। जैसे मान लो यहीं पे कोई धागा होता या कोई और भी पार्ट होता, तो उसको जब पुल करते तो बीच से क्या हो जाता, वो सेपरेट हो जाता। एकदम सेम वैसे ही यहाँ पे समझो। देखो इस डायग्राम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सेंट्रियोल, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है वो ऐसे अरेंज होते हैं इस तरह से, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, आप देख सकते हो ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। फिर से मैं बना दूँ, ये जैसे ये है तो ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, दोनों किस एंगल पे अरेंज होते हैं, 90 डिग्री में। याद रखना, देख सकते हो आप, एक सेंट्रोजोम में कितने सेंट्रियोल हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है। और ये जो सेंट्रियोल होते हैं ना, ये जो सेंट्रियोल, ये मान लो सेंट्रियोल है, इसके चारों तरफ ऐसे कुछ रेज होती हैं इस तरह से, ठीक है। ऐसे चारों तरफ इनके रेज होती हैं, ठीक है, जो पेरीफेरल रीजन पे होते हैं। इसी को बोल जाते हैं सेंट्रोस्फियर। ऐसे याद करो, सेंट्रोस्फियर। सेंट्रोजोम स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके चारों तरफ एक रेज निकल रही हैं जिनको बुलाते हैं सेंट्रोस्फियर। क्लियर है, ठीक है। तो सेंट्रोजोम क्या हो गया, एक ऑर्गेनल है जिसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं, उसके चारों तरफ रेज निकलती हैं। जैसे सन, जब भी आप सन का डायग्राम बनाते होगे, सन का कभी आप फिगर बनाते होगे तो सन ऐसे बनाते हैं और ऐसे ऐसे बनाते हैं, समझ में आया। तो ये समझ लो कि जो बीच में है वो क्या है, सेंट्रियोल है, मतलब सेंट्रोजोम है, और उसके चारों तरफ जो ऐसे रेडिएशन निकल रहा है वो क्या है, सेंट्रोस्फियर है। और एस्ट्रल रेज हैं जिनको हम एस्ट्रल रेज के नाम से भी बुलाते हैं, अभी मैं आगे बता रहा हूँ आपको। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये न्यूक्लियस है, ये तो न्यूक्लियस आपको समझ में आ गया कि न्यूक्लियस में क्रोमैटिन दिख रहे हैं। न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियर एनवेलप के बाहर एक ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है सेंट्रोजोम। जब क्रोमोसोम्स डिवाइड होने लगते हैं तो सेंट्रियोल भी डिवाइड हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 सेंट्रियोल एक साथ थे, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल था, 90 डिग्री। देख सकते हो यहाँ पे एक सेंट्रियोल यहीं पे रह गया और दूसरा सेंट्रियोल यहाँ पे चला आया।
तो एक सेंट्रियोल यहाँ पे है और दूसरा सेंट्रियोल यहाँ पे है। अब बताओ इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन गया? 180 डिग्री का। ठीक है, दोनों सेंट्रियोल के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन गया? 180 डिग्री का बन गया। ठीक है, 180 डिग्री का जब एंगल बन गया तो आप देख सकते हो ये इस पोल पे है, एक इस पोल पे है, वही जैसे मैंने अभी बताया। अब इनसे जो एस्ट्रल रेज निकलती हैं जो स्पिंडल स्ट्रक्चर बना लेती हैं, ऐसे आप देख सकते हो इस डायग्राम में इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और इसी स्ट्रक्चर से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं और ये एक दूसरे से क्या करने लगते हैं? खींचने लगते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 2 फ्रेंड वाला बताया था, एकदम वैसे ही जान लो। पहला फ्रेंड यहाँ पे है, दूसरा फ्रेंड यहाँ पे है, और दोनों एक फ्रेंड को क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। किसको खींच रहे हैं? किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्रोमोसोम्स को। तो इसका मतलब है जो सेंट्रोजोम है वो किस में हेल्प करता है? सेल डिवीज़न में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार समराइज़ कर दे रहा हूँ इस पूरे पार्ट को जो भी अभी मैंने बताया। देखो, सबसे पहले सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनल होता है, उसके अंदर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। दोनों सेंट्रियोल के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होने लगता है वैसे ही जो सेंट्रोजोम है उसमें जो सेंट्रियोल हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो ये डिवीजन हो रहा है और धीरे धीरे एक सेंट्रियोल इस पोल पे रहता है, पोल पे, और दूसरा सेंट्रियोल दूसरे पोल पे चला जाता है और ये एस्ट्रल रेज रिलीज करते हैं। रेज का मतलब वो टेक्टाइल फाइबर्स होते हैं जिससे क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं, और क्रोमोसोम्स को क्या करने लगते हैं? पुल करने लगते हैं, खींचने लगते हैं, मतलब डिवीज़न करने लगते हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि सेंट्रियोल किस में हेल्प कर रहा है? सेल डिवीज़न में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे देख लो इन एनिमल, और याद रखना सेंट्रोजोम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल, नॉट द प्लांट, बट नॉट ऑल द प्लांट। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम आ सकता है कि सेंट्रोजोम कौन कौन से प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो देखो, इन एनिमल्स एंड सम एल्गी, एनिमल्स में तो होगा ही होगा, कंफर्म है। एल्गी में भी प्रेजेंट होगा, लेकिन रेड एल्गी में नहीं होगा। तो ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में ये प्रेजेंट होते हैं, बल्कि रेड एल्गी में अब्सेंट होते हैं। फंजाई में प्रेजेंट होगा, मॉस में प्रेजेंट होगा और फर्न में भी प्रेजेंट होगा। इसका मतलब है जो एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है और जो रेड एल्गी हैं, इसी में केवल सेंट्रोजोम अब्सेंट होते हैं। बाकी जितनी भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूकैरियोटिक, सब में सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसको हम किस फेज़ में देख सकते हैं? इंटरफेजिक। ये एक्चुअली इंटरफेज़ है, जब आप सेल डिवीज़न पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा कि इंटरफेज़ क्या होती है। सेल डिवीज़न के पहले एक स्टेज होती है जिसमें जो न्यूक्लियस होता है, जो सेल होती है, दैट प्रिपेयर फॉर इट्स डिवीज़न, वो अपने आप को डिवीज़न के लिए प्रिपेयर करती है, उसको बोलते हैं इंटरफेजिक या इंटरफेज़। उसी फेज़ में जो इंटरफेज़ होता है उसी फेज़ में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या? सेंट्रोजोम। और याद रखना हमेशा जो सेंट्रोजोम होगा वो न्यूक्लियर एनवेलप के बाहर होगा, जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप। ईच सेंट्रोजोम इज मेड अप ऑफ 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है, सिचुएटेड एट द 90 डिग्री एंगल। दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया। ईच सेंट्रियोल इज कंप्राइज्ड ऑफ 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट। अभी आपने पढ़ा था ना फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर, वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है। आप डायग्राम देखो, ये देखो, ये हब बीच में है, जैसे मैंने अभी बताया था ना, जैसे साइकिल के बीच में हब होता है, ऐसे ही सेंट्रियोल में भी ऐसे देखने को मिलता है कि बीच में हब होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हो जो हब है उसमें ऐसे स्पोक्स निकले इस तरह से। ठीक है, और बाहर के रीजन में, पेरीफेरल रीजन में 9 पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनमें कितने ट्यूबल्स लगे हैं? इनको बोलते हैं ट्यूबल। ठीक है, 1 2 3, इसका मतलब ये क्या है? ट्रिपलेट है। ये क्या है? ट्रिपलेट। क्लियर है? तो इस तरह से 9 पेयर में ट्रिपलेट प्रेजेंट होते हैं। ट्रिपलेट क्या होते हैं? प्रोटीन होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, और ये किससे अटैच होती हैं? अल्टीमेटली हब से, जो सेंट्रल हब है उससे अटैच होती हैं। इसका मतलब है अगर हम सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, उनको मैग्नीफाई करके देखें तो हमें ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो इसी पार्ट को कि किस तरह से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये देख सकते हो 1 2 3 1 2 3 के फॉर्म में है, और ये सेंट्रल जो पोर्शन है उससे अटैच होती हैं। क्लियर है? तो ये इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ईच सेंट्रियोल इज कंप्राइज्ड ऑफ 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट। देख सकते हो यहाँ पे 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, द ट्रिपलेट आर अरेंज पैरेलल टू वन अनदर। अब आप यहाँ देख सकते हो एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ पे आपको पैरेलल नहीं नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो आराम से आपको पैरेलल का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, पैरेलल अरेंज होंगे क्योंकि ये सेंट्रली ऐसे अरेंज होते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा कम क्लियर हो सकता है कि पैरेलल कैसे हो गए। ठीक है, तो पैरेलल अरेंज होते हैं, पहली बात। उसके बाद दे फॉर्म सिलेंड्रिकल बॉडी। सिलेंड्रिकल बॉडी ये देख सकते हो यहाँ पे,
ये वाला इस डायग्राम में सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, ऐसे इस तरह से सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, ठीक है। कंटेन 3 माइक्रोट्यूबुल, एक ट्रिपलेट में कितने माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं? 3, इसीलिए इसको ट्रिपलेट बुलाते हैं। द 9 ट्रिपलेट अपीयर टू बी एम्बेडेड इन एन इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल। ऐसा लगता है 9 ट्रिपलेट जो हैं वो एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं, मतलब प्रेजेंट हैं। स्ट्रैंड्स ऑफ मटेरियल एक्सटेंड इनवर्ड फ्रॉम ईच ट्यूबुल एंड ज्वाइन टुगेदर एट द सेंट्रल हब। जो सेंट्रल हब होगा उससे जाके वो अटैच हो जाएंगे। इसका मतलब है जब सेंट्रल हब मूव करेगा तो इन ट्रिपलेट में भी क्या आएगी? मूवमेंट आएगी, एकदम वही साइकिल के पहिए वाला। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर होता है कि सेंट्रोजोम में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। अगर हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हमें ट्रिपलेट दिखेंगे, ठीक है। 9 पेयर होते हैं ट्रिपलेट के, और वो सारे 9 ट्रिपलेट्स जो हैं वो हब से अरेंज होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ उनके फंक्शन पे। दीज स्ट्रैंड्स एंड द सेंट्रियोल गिव द अपीयरेंस ऑफ अ कार्ट व्हील। एकदम वैसे ही दिखता है जैसे कोई कार्ट व्हील हो। व्हेन सीन इन अ क्रॉस सेक्शन, जब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई कार्ट व्हील हो, जैसे अभी मैंने पहले भी फ्लैजेलम के केस में भी बताया और सेंट्रोजोम के भी केस में बताया, ठीक है। अराउंड सेंट्रोस्फेयर, अब सेंट्रोस्फेयर के अराउंड आर फाउंड रेज रेडिएटिंग इन ऑल डायरेक्शन। मैंने अभी आपको बताया था ना कि सारी डायरेक्शन में ऐसे रेज निकलती हैं, ठीक है, जिनको हम एस्टर बुलाते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि एस्टर क्या होती हैं। तो एस्टर क्या होती हैं? रेडिएटिंग रेज होती हैं, जो किसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, किस ऑर्गेनल में देखी जाती हैं? सेंट्रोजोम में। और सेंट्रोजोम में क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रोस्फेयर। याद रखना, जैसे मान लो ये सेंट्रोजोम है तो इस पर ऐसे रेज होंगी, इसी स्ट्रक्चर को बुलाते हैं सेंट्रोस्फियर। और सेंट्रोस्फियर में बहुत सारी रेज प्रेजेंट होती हैं जिनको बुलाते हैं एस्टर, ठीक है। एट द टाइम ऑफ माइटोसिस सेंट्रोजोम डिवाइड, अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि सेंट्रोजोम क्या हो जाता है? डिवाइड कर जाता है। कितने सेंट्रियोल में? 2 सेंट्रियोल में। एक सेंट्रियोल एक पोल पे रहता है, दूसरा दूसरे पोल पे चला जाता है। समझ में? इन दिस वे सेंट्रोजोम हेल्प इन सेल डिवीजन, और दोनों एक दूसरे के पोल अपोजिट पोल पे जाके क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं? पुल करते हैं, खींचते हैं। मतलब जो उनसे फाइबर रिलीज होते हैं वो जाके क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं। जैसे आपने स्पाइडरमैन को देखा होगा कि स्पाइडरमैन अपने उंगलियों को ऐसे करता था और उससे निकलते थे रेटिकुलम, ठीक है, उससे जो नेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते थे वो उसको होल्ड करके उसको खींच लेता था। एकदम वैसे ही जान लो कि जैसे ही सेंट्रियोल डिवाइड हुआ उससे क्या निकलेंगे? एस्टर रेज निकलेंगी। एस्टर रेज जाके क्रोमोसोम से अटैच हो जाएंगे और क्रोमोसोम को क्या करेंगी? पुल करेंगी। इस तरह से ये किस में हेल्प कर रहा है? सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। क्लियर हो गया? तो 2 ऑर्गेनल और मतलब मेन बचे थे, एक फ्लैजिलम और दूसरा सिलियम, और तीसरा मैंने क्या बता दिया? सेंट्रोजोम। याद रखना, सेंट्रोजोम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनिमल सेल, और इन एनिमल सेल इन द नर्व सेल डू नॉट हैव सेंट्रोजोम, दैट्स वाई द नर्व सेल कैन नॉट डिवाइड। इसीलिए नर्व सेल डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, साइटोस्केलेटन। अब तुम समझ रहे होगे सर स्केलेटन तो हम जानते हैं, स्केलेटन का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में? फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराना। अगर स्केलेटन ना होता है हमारी बॉडी में तो कैसा होता है? जैसे आपने देखा होगा हैंगर में कपड़े टंगे होते हैं ना, एकदम हमारी भी बॉडी वैसे ही होती, हवा चलती है ऐसे चले जाते हैं, हवा चलती है ऐसे चले जाते हैं। इस तरह से हम स्विंग करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो जो स्केलेटन है उसका मेन रोल क्या होता है? फ्रेमवर्क देना, जिससे जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो अपनी पोजीशन पे रहें, ठीक है। जो मसल्स हैं हमारी, जो और ऑर्गन्स हैं वो अपनी पोजीशन पे रहें, ठीक है। अब तुम कह रहे होगे सर साइटोस्केलेटन आपने बता रखा है, जहाँ पे भी साइटो वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है सेल, स्केलेटन मतलब समझी गए, ठीक है। तो इसी तरह से सेल के अंदर भी स्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब इन्वेंशन हुआ, ठीक है, जब उसको बनाया गया तो साइटोस्केलेटन के बारे में नहीं पता था। बाद में जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, उनका इन्वेंशन हुआ, तब हमें पता लगा कि सेल के अंदर कुछ माइक्रो ट्यूबल्स होती हैं, बहुत फाइन ट्यूबल्स होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं? सारे ऑर्गेनल्स को उनकी पोजीशन पे क्या करती हैं? उनके अपनी पोजीशन को मेंटेन रखते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो उससे क्या होगा? ऐसा नहीं होता, जैसे साइटोप्लाज्म जो होता है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है। जो साइटोप्लाज्म है वो क्या शो करता है? स्ट्रीमिंग मूवमेंट, मतलब धीरे धीरे मूव करता रहता है, स्टीडी मूवमेंट कह सकते हैं, ठीक है। जब मूव करता है तो आप बताओ जो ऑर्गेनल है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कोलैब, मतलब कोलाइड कर जाएंगे। पता लगा एक ऑर्गेनल दूसरे में एंटर कर गया, दूसरा तीसरे में एंटर कर गया, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। इसीलिए जो स्केलेटन होते हैं
जो सेल में जो स्केलेटन प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम साइटोस्केलेटन बुलाते हैं, वो क्या करते हैं, ऑर्गन्स को उनकी पोजीशन पे होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स हैड रिसेंटली बीन थॉट टू बी अ स्ट्रक्चरलेस फ्लूइड। पहले तो ये माना जाता था कि इसमें कोई और स्ट्रक्चर नहीं होता, फ्लूइड में कोई और स्ट्रक्चर नहीं होता। हाउएवर विद द डेवलपमेंट ऑफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इन 1970 इट इज़ कंसीडर्ड दैट ग्राउंड सब्सटेंस इज प्रिवेटेड बाई 3 डायमेंशनल नेटवर्क। उसका जो नेटवर्क होता है वो 3 डायमेंशनल होता है ऑफ थ्रेड इज नोन एज माइक्रोट्रेबैकुलर। इसका पूरा नाम है माइक्रोट्रेबैकुलर लेटिस, इसको बोलते हैं लेटिस। लेटिस मतलब बहुत फाइन ट्यूबल्स निकली होती हैं। दिस लेटिस सर्व टू एंकर, एंकर मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को होल्ड करके रखना। ठीक है, एंकर मेनी सेल ऑर्गेनल्स इन द पोजीशन। जैसे मान लो गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियस है, तो उसको उसकी पोजीशन पे क्या करके रखना, होल्ड करके रखना। एंड अपीयर्स आल्सो भी इंटरकनेक्टेड, और वो एक दूसरे से भी इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे नेटवर्क फैला होता है, जैसे एकदम स्पाइडर का आपने देखा होगा जाल फैला होता है, एकदम वैसे ही। समझ में? अब उसमें अगर कोई इंसेक्ट फंस गया तो उसकी पोजीशन जैसे फिक्स है, एकदम वैसे ही जान लो ऑर्गेनल्स की भी पोजीशन क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। समझ में आ गई बात? तो ये साइटोस्केलेटन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। साइटोस्केलेटन में बहुत सारे साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स होते हैं, वही जो फिलामेंट्स होते हैं वो होल्ड करने में हेल्प करते हैं, एंकर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, लास्ट ऑर्गेनल है, लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, दैट इज माइक्रो बॉडीज। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है माइक्रो बॉडीज़, इसका मतलब है कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो सेल में होते हैं और उनकी साइज़ बहुत कम होती है। आप देख सकते हो 0.3 से 1.3 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, तो बहुत छोटे हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है। इसका मतलब दे आर नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं प्रेजेंट होते हैं, प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो किससे एसोसिएटेड होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्लोरोप्लास्ट से, माइटोकॉन्ड्रिया से, इनसे एसोसिएटेड होते हैं। और इन ऑर्गेनल्स में जो बहुत सारे फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। समझ में? तो माइक्रो बॉडीज़ का मतलब क्या हो गया, कुछ मतलब एक्स्ट्रा बॉडीज़ देखी गई सेल में जिनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है सेल में। ठीक है, और ये किससे एसोसिएटेड होती हैं, जितनी भी मेन ऑर्गेनल्स होते हैं उनसे एसोसिएटेड होती हैं। और इनमें इनको पता है एकदम लाइजोसोम की तरह हम कह सकते हैं। जैसे लाइजोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स फिल होते हैं, ऐसे ही माइक्रो बॉडीज़ में भी बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उसी एंजाइम्स के बेसिस पे हम माइक्रो बॉडीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 2 एग्जाम्पल हैं, एक है पेरोक्सिसोम, दूसरा है ग्लाइऑक्सिसोम। तो इस तरह से 2 पार्ट हैं इसके, एक पेरोक्सिसोम और दूसरा ग्लाइऑक्सिसोम। ठीक, पेरोक्सिसोम की इंपॉर्टेंस बहुत है, अभी मैं बता रहा हूँ पेरोक्सिसोम की इंपॉर्टेंस क्या है। एक्चुअली कभी कभी सेल में जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, याद रखना। ठीक है, अगर एनिमल सेल में या किसी भी सेल में अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया तो वो केमिकल क्या होता है, टॉक्सिक होता है। अगर वो बना रहा तो ऐसी कंडीशन में सेल की डेथ हो जाएगी। पेरोक्सिसोम क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या कर देता है, उसको डाइजेस्ट मतलब उसको ब्रेक डाउन कर देता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। ठीक है, आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2O2। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब बन जाता है सेल में, तो जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं, जो एक टाइप का माइक्रो बॉडी है, ठीक है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन कर देता है और ब्रेक डाउन करके क्या बना लेता है, H हाइड्रोजन बना लेता है और ऑक्सीजन बना देता है। तो इस तरह से टॉक्सिक को क्या कर देता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। क्लियर है? तो पेरोक्सिसोम दीज आर स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज़, इनकी आप साइज़ देख सकते हो 0.3 से 1.5। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ये भी क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब इनके नंबर्स इंक्रीज हो सकते हैं। इनका मेन फंक्शन वही है जैसे मैंने अभी बताया, पेरोक्सिसोम कन्वर्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू कंपाउंड इन द वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, H2O और ऑक्सीजन बना देते हैं, मतलब जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसको वाटर और ऑक्सीजन में क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। तो इस तरह से वाटर और ऑक्सीजन क्या हो गया, वो तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका हार्मफुल इफेक्ट होता है सेल पे।
ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो कुछ और ऑर्गेनल्स बचे थे आपके इस चैप्टर में उसको मैंने आज यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। नाउ आई विल कलेक्ट योर डाउट्स, अब मैं आपके डाउट्स को कलेक्ट कर लूँगा, देन आई विल गिव यू द डाउट सेशन। मैं एक डाउट सेशन इस लेसन का दे दूँगा जिससे जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एक बार रिवाइज कर लेना। और जैसे मैंने बोला है प्लीज़ एडियर विद द एनसीईआरटी। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा बताई हैं। एक्स्ट्रा इसलिए बता दी क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बहुत कम दिया था उसके बारे में, इसीलिए मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। जैसे माइक्रो बॉडीज़ में आप लास्ट पेज पे देखोगे 2 लाइन में कंप्लीट कर दिया है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि माइक्रो बॉडीज़ क्या होती हैं, पेरोक्सिसोम का क्या रोल होता है, साइटोस्केलेटन बहुत थोड़ा सा दिया है, मैंने आपको साइटोस्केलेटन भी अच्छे से बता दिया। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई थिंक यू डिड अंडरस्टैंड, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड इफ़ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम, एज आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, आई एम reiterating that please write down in the comment box, I will give you the doubt session. ठीक है, तो टिल देन स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। ठीक है, दैट इनकरेज मी। एंड जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।